हेलो बच्चों। तो फिर आज मैं आप सभी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर चुकी थी और सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट है एसिड बेस एंड बफर। ये भी फार्मा सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का है, फर्स्ट ईयर के। अब इसके बाद से आएगा, मैं पहले फर्स्ट ईयर का नोट्स डालूँगी, फिर इसके बाद सेकेंड ईयर से लाइन वाइज डालूँगी। इसलिए अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड आल्सो कमेंट इट इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियोस और एनी अदर लेक्चर्स ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट्स। सो स्टार्ट कर रही हूँ। एसिड बेस एंड बफर। एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो आप अगर टेस्ट करोगे या फिर आप देखोगे तो वो खट्टे में आता होगा, शोर होता होगा, खट्टा होता होगा, ठीक। और ब्लू लिटमस पे एसिड को डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक। जिसका पीएच देखो, एसिड जो होता है वो 1 से 6 का पीएच का होता है। बेस जो होता है वो 8 से 14 पीएच का होता है। और बीच में जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो एसिड जो होता है 1 से 6 पीएच का होता है, मतलब लेस देन 7। जिसका पीएच 7 से कम हो वो एसिड है। और कहता है ये रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म अ साल्ट। जब एसिड को बेस से मिलाओगे, एसिड और बेस मिलके बनाता है सॉल्ट, ठीक है। बेस बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट का होता है, ठीक है। ये बिटर टेस्ट में आता है, नमकीन नमकीन। कन्वर्ट करता है लाल लिटमस पेपर को नीले में, ठीक है। और ये जो होता है ये पीएच इसका 7 से ज़्यादा होता है, 8 से 14 होता है, मैंने तो बताया ही। और ये रिएक्ट करता है अगर बेस एसिड से तो बनाता है सॉल्ट। यहाँ पर बब्बू बेस नहीं रहेगा, यहाँ एसिड रहेगा। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस का थ्योरी 3 लोगों ने दिया था। एक तो अर्हेनियस जी ने दिया था, दूसरा ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी ने दिया था और तीसरा लुईस जी ने दिया था। अर्हेनियस के हिसाब से एसिड जो होता है वो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन को, H+ आयन को, पानी के साथ डिजॉल्व होने पे। जब एसिड वाटर के साथ रिएक्शन कराता है, देखो ये HCl एक एसिड है बेटा, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड जाकर वाटर से डिजॉल्व हुआ और बनाता है H+ आयन और Cl-। तो हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं ना, इसका मतलब ये एक एसिड है। अब आता है बेस। बेस जो होता है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, बेस जो होगा वो OH- देगा। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका वाटर से डिजॉल्व हुआ, Na+ OH- दिया। तो OH- दिया मतलब कि ये एक बेस था, बेस का नेचर शो करेगा। तो जो भी कंपाउंड वाटर से डिजॉल्व होने के बाद OH- दिया तो बेस होगा, और अगर वाटर से डिजॉल्व होने के बाद वो H+ आयन दे देता है तो वो एसिड है। ये अर्हेनियस जी ने कहा था। यही ब्रॉन्स्टन लॉरी ने कहा कि एसिड वो है जो अगर किसी भी सब्सटेंस में H+ प्रोटॉन को डोनेट करता है, H+ मतलब प्रोटॉन, और इसको डोनेट कर रहा है तो वो हो गया एसिड। लेकिन वहीं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो हो गया बेस। जैसे H2SO4 है ना, ये अपने में से देता है H+ आयन को। देखो ये टूटता है तो HSO4 और H+ अलग बनता है। तो ये अपने आप से अपने में से अपने अंदर से दे रहा है H+ को, ठीक। बेस जो होगा वो किसी भी कंपाउंड में अगर H+ ऐड हो रहा है, जैसे कि NH3+H+, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसको H+ चाहिए NH4 बनाने के लिए। तो ये हो गया बेस। अब कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट यही था कि अगर आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो NH4+ मतलब कि हाइड्रोजन आयन का प्लस और क्लोराइड का माइनस, दो एसिड बेस दोनों बनता है। देखो HCl है, NH3 मिला ना, CnH4 बना प्लस Cl- बना। तो देखो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का थ्योरी यही था कि अगर एसिड और बेस मिलता है तो एसिड ही और बेस ही बनाता है, लेकिन आयनिक फॉर्म में टूट कर दोनों टूट जाते हैं, ठीक। अब कहता है ऊपर जो रिएक्शन देखा अभी आपने वो एसिड बेस का,
एसिड और बेस मिला था, उसमें HCl जो डोनेट किया H+ आयन, ठीक। HCl का H+ NH4 ने NH3 ने अटैच किया ना, तो उसने डोनेट किया था, उसने एक्सेप्ट किया था, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि H+ आयन को टू NH3, हिंस इट इज़ एसिड, इसका मतलब कि ये एसिड है। और NH3 ने एक्सेप्ट किया था H+ आयन को फ्रॉम HCl से, इसका मतलब कि वो बेस है। तो आप समझ गए ना, जो डोनेट किया एक्सेप्ट किया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का थ्योरी यही कह रहा था कि HCl जो होता है H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब वो अपने में से दे रहा था, ठीक। तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया, और एक्सेप्ट करने वाला बेस हो गया। समझ में आया? देखो, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, और कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का थ्योरी यही है, ठीक। एसिड है, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा था वो बेस था, यही तो बात था। अब देखिए, कहता लेकिन एट अ सेम टाइम, उसी टाइम पे हम देखेंगे पीछे का रिएक्शन कि NH4+ जो था वो डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को, और क्लोराइड जो होता है वो कन्वर्ट इन NH3, ठीक। क्लोराइड और ये जो होता है बैक रिएक्शन, मतलब कि पीछे देखो NH4+ था प्लस Cl- था, तो NH4 टूटा NH3 बनेगा, और उसका H जो होता है HCl ले लेगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से देखा जाए तो NH4 कन्वर्ट इनटू HCl, देन इट इज़ अ बेस, और वो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का थ्योरी है, ठीक। अब आता है जैसे HCl है तो इसमें Cl- निकलेगा, H2SO4 है तो इसमें SO4 निकलेगा। इसी तरीके से जो माइनस आयंस में टूट रहा है ये बेस पेयर को शो कर रहा है। अब नेचर ऑफ वाटर, तो वाटर जो होता है वो एम्फोट्रिक मीन्स होता है। एम्फोट्रिक मतलब जो होता है, जो बोथ लिपोफिलिक, बोथ नेचर लिपोफिलिक एंड लाइपो फोबिक जो होता है, लिपोफोबिक जो होता है, दोनों का नेचर शो करता है, वो वाटर होता है। तो वाटर के जो नेचर होते हैं वो बोथ होते हैं, ठीक है। वो एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं। जैसे एसिड है H2O, ये ब्रेक हुआ H+OH- में हुआ, दोनों नेचर में हुआ, एसिड और बेस दोनों। जो एम्फोट्रिक वाला होता है दो दो नेचर को शो करने वाला, बेस जो होता है ये भी दोनों वितरक होता है, ठीक है। और ये बन के ए स्ट्रॉन्ग H प्रोटॉन बना रहा है। अब आता है लिमिटेशन क्या था ब्राउनस्टेड-लियोरी की थ्योरी में। तो ब्राउनस्टेड-लियोरी की जो थ्योरी है उसमें एक लिमिटेशन था कि ये जो था प्रोटॉन और एब्सेंट, द थ्योरी क्या हुआ सही से नहीं डिफाइन कर पाया किस चीज़ को, एसिड बेस जब जिसमें प्रोटॉन और एब्सेंट, जैसे उसमें बोला कि इसी में एक्सेप्ट कर लोगे प्रोटॉन, किसी का डोनेट कर दोगे, वो एसिड है वो बेस है। तो अगर प्रोटॉन ना हो किसी कंपाउंड में, मान लो डायरेक्ट SO2 हो, H+ तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक। BF3 है, इसके लिए नहीं बता पाए थे जिसके लिए ल्यूइस जी ने दिया था थ्योरी, उनके में ये सब चीज़ें थे। इसी तरीके से अर्हेनियस से क्या गलती थी जो जिसकी वजह से ब्राउनस्टेड-लियोरी ने थ्योरी दी थी। अर्हेनियस का लिमिटेशन ये था कि वो कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस इन एक्वस मीडियम, सिर्फ एक्वस मीडियम में अपना कंसेप्ट बताए थे, और वो फेल हो गए थे क्या, नेचर ऑफ एसिड, एसिड के नेचर को बताने में, बेस के नेचर को बताने में नॉन एक्वस में। उन्होंने एक्वस तो बता दिया पर नॉन एक्वस में वो नहीं बताए थे, इसलिए वो फेल हो गए थे उस थ्योरी में। और साथ साथ उन्होंने भी एसिड बेस में डजन कंटेन H+OH-, H+OH- के बाद SO2, मतलब ब्राउनस्टेड-लियोरी ने जो थ्योरी दी उसके बारे में भी उनको नॉलेज नहीं था, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी के बारे में नॉलेज नहीं था, और लुईस थ्योरी जो SO2 है BF3 के लिए स्पेशली बनाए थे उसके बारे में भी अर्हेनियस को नॉलेज नहीं था, इसके लिए आया था ब्राउनस्टेड-लियोरी का। और ब्राउनस्टेड-लियोरी ने कॉन्जुगेट इसके SO2 BF3 के बारे में नहीं बता पाया, जिसमें ये हो तो उसके बारे लिए लुईस थ्योरी आई। अब लुईस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, जो टेंडेंसी हो एक्सेप्ट करने का लोन पेयर, जो एक्सेप्ट करता लोन पेयर को, मतलब कि जो
एक्सेप्ट कर ले लोन पेयर को ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए BF3 है, ठीक। बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 2 3, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब 3 तो देखो बी जो होता है ये टोटल 5 होता है, तो 5 तो ऐसे डायरेक्ट हो गए, तो एक यहाँ से अटैच हो गए, एक यहाँ से अटैच हो गए, एक यहाँ से, और 2 ऐसे लोन एक्सेप्ट हो गए, ठीक। इसके बाद से यहाँ बी एफ लग गया। अब फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 है, तो 2 और 7, ठीक, 2 और 7 इतने ही होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। तो 9 है, 2 और 7 में होंगे, ये 6 हो गए, एक लोन पेयर से जुड़ गया है, 6 इसके हो गए हैं लोन पेयर और एक अटैच्ड है, तो हो गए 7। इसी तरीके से फ्लोरीन हो गए और इसके 2 बच रहे हैं, 5 थे। अब सुनो, इसके पास एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है ना 2 का, ठीक। और लेकिन ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, पर ये किसी से लेता नहीं है, ये यहीं अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट, यहाँ किसी को और अटैच नहीं करेगा, लेकिन ये देता नहीं है, किसी को नहीं देगा, कोई और अटैच नहीं होगा, इसके पास 2 है, एक्सेप्ट है, लेकिन बेस जो होगा वो दे देगा। जैसे NH3 है, यहाँ ये पूरा ऑर्बिटल किया, 2 बचा था, तो ये किसको दे देता है? हाइड्रोजन को दे देता है, NH4 बना लेता है। आपने कभी BF4 पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, लेकिन NH3 से NH4 बन जाता है। इसका मतलब कि NH3 जो है बेस नेचर का है, लेकिन BF3 एसिड नेचर का है, क्योंकि वो नहीं करता है, तो ये डोनेट कर देता है अपने लोन पेयर को, लेकिन ये किसी को डोनेट नहीं करता, इवन एक्सेप्ट करके रखे रहता है, ठीक। अब आता है pH। सोरेनसन डेनिस केमिस्ट थे कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच को कॉन्सेप्ट दिया था पीएच का, जिसका मतलब उन्होंने बताया कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या सिंपली बोलोगे तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, यही याद कर लो, सबको समझ में आ जाएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, इसी में सब कुछ है। और सोरेनसन डेनिस केमिस्ट ने दिया था, ठीक है, सोरेनसन जी ने दिया था। अब आता है पीएच का एक स्केल होता है 1 से लेकर 14 तक, जिसमें 1 से लेकर 0 से लेकर 6 तक जो होता है वो एसिड है, 7 एक न्यूट्रल है, 8 से लेकर 14 तक बेस है, मैंने बताया था ना। अब इसमें इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग ये वीक एसिड है, ठीक बेटा, और ये न्यूट्रल है, ये स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है 14 तक। अब आता है, देखो यहाँ लिखा भी है यही चीज़ें। फिर आता है बफर। बफर जो होता है ये पीएच को चेंज करता है, कब? थोड़ी सी अमाउंट में डालने पे एसिड या बेस में। आप थोड़ा सा एसिड या बेस में बफर को डालोगे, बफर में एसिड या बेस को थोड़ी सी अमाउंट में डालोगे तो उसका पीएच बदल जाता है, ठीक। अब ये 2 तरीके का होगा, अगर एसिड डालोगे तो एसिडिक बफर, बेसिक डालोगे तो बेसिक बफर, बेसिक बफर। अब देखो, जब आप वीक एसिड उसके सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस में डालते हो, एसिड को बेस में डालते हो ना, स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड उसके सॉल्ट को, तो एसिडिक बफर बनाता है। जैसे CH3CON उसका वीक एसिड उसका सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया तो एसिडिक बफर। वहीं बेसिक बफर के लिए वीक बेस NH4OH- उसका सॉल्ट है, प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो बेसिक बफर बना दिया। अब बफर कैपेसिटी क्या होती है? तो कहता है कि अमाउंट ऑफ एसिड बेस, कितना अमाउंट एसिड या बेस का लगता है किसी भी बफर का पीएच चेंज करने में, उसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी, ठीक है। अब होता है इसमें कुछ और भी, इसको बफर कैपेसिटी को ही बोलते हैं बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर इफ़िशियंसी, बफर कोफिशिएंट। मतलब इसमें से कोई भी नाम पूछा जाए तो इसी के बारे में लिखोगे कि कितना अमाउंट एसिड बेस का लगेगा। द अमाउंट ऑफ एसिड बेस रिक्वायर्ड किसके लिए? प्रोड्यूस द यूनिट चेंज इन पीएच।
थोड़े अमाउंट का प्रोजेक्ट चेंज करने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, इफिकेसी कोफिशिएंट, कुछ भी। इसका फॉर्मूला ये भी है कि बी इक्वल टू डेल्टा ए और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी एच। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी जो होता है अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, मतलब डेल्टा ए या डेल्टा बी जो होगा एसिड या बेस के अमाउंट को कहते हैं। बी बफर कैपेसिटी को पी एच चेंज इन पी एच होता है। एप्लीकेशन ऑफ बफर क्या होता है अब देखो, तो देखो एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड ऑन पीएच। एंजाइम की एक्टिविटी पीएच पे डिपेंड है, इसके लिए बफर की बहुत ज़रूरत होती है। अब इंजेक्शन बनाने के लिए बफर की यूज होती है, ठीक है। आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट, क्रीम, सिरप बनाने के लिए बफर की यूज होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है रिलेटिवली स्मॉल पीएच चेंज के लिए, थोड़े पीएच चेंज करने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बफर का अमाउंट यूज होता है। कांस्टेंट पीएच करने के लिए भी बफर का यूज होता है। पीएच मीटर को कैलिब्रेट सही करने के लिए बफर का यूज होता है। अब बफर एक्शन इट बेसिकली डिस्क्राइब करता है बफर एक्शन क्या होता है, सुनो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर मीन्स now buffer actual work to resist change in their pH। एक्चुअली में कितना बफर का काम है पीएच को बदलने में, कितने अमाउंट, वही इसे कहते हैं बफर एक्शन। अब इसके बाद से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिडिक बफर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसिक बफर। और कैसे एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं, उसमें HCl डालते हैं, कैसे वो अटैच होता है, कैसे वो डिसोसिएट होता है। इसी तरीके से वीक बेस को कैसे तोड़ते हैं, डिसोसिएट करते हैं, यही सब है मैकेनिज्म। इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको अपने आप भी पढ़ लेंगे। अब आता है बफर इक्वेशन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बफर इक्वेशन को हैंडल हैसेलबर्ग जी ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन, जो कि बफर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। जिसमें एसिडिक बफर जो कि बी के एसिड क्या है CH3COOH, ये डिसोसिएट होता है और ये सॉल्ट बनाया है CH3CO माइनस प्लस H प्लस आयन, ठीक। ये सॉल्ट है ना, माइनस है, तो देखो अब कहते हैं CH3CO माइनस को हम A मानते हैं और A मानते हैं, देन वी कैन राइट अबव। तो देखो जब ये जो इतना है ये A हो गया तो ये H है, यहाँ H तो लिखे लेंगे, H का H और ये मतलब A था, HA इक्वल टू, अब ये ब्रेक करो, H प्लस में टूटा था और ये माइनस था ना, तो A माइनस हो गया, ठीक। इतना समझ में आया। अब सुनो, यहाँ HA जो था वो एसिडिक था, मैंने कहा वहाँ सॉल्ट बना है CH3CO माइनस, तो वो CH3CO माइनस की जगह A माइनस रखा गया, तो ये सॉल्ट हो गया। ये एसिड हुआ, ये सॉल्ट हुआ। समझ में आया बेटा कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर दोनों मिलाकर ये वीक एसिड था, लेकिन ये टूटा तो सॉल्ट बनाया था, तो ये वीक एसिड, ये सॉल्ट, ये वीक एसिड, ये सॉल्ट, ठीक। अब कहते हैं A माइनस रिप्रेजेंटेड एज सॉल्ट। अब कैसे सॉल्ट को रखते हैं, तो एसिडिक बफर में जो वीक एसिड था उसका सॉल्ट था, ऐसे बना था। अब ये सॉल्ट में मिला था, तो ये कैसे ब्रेक हुआ ये भी देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलने के बाद से अन्य से। इसी तरीके से ये पूरा करने के बाद ये सब कंटेंट लिख लीजिएगा। अब मैं इक्वेशन समझाने जा रही हूँ कि देखो, एक वीक एसिड लिए, इसको ब्रेक किए तो फॉर्म में टूटा। अब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बोले या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले, इसको अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन या डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है KA। इसको आपको याद करना पड़ेगा बेटा, बाकी सब मैं समझा दूंगी, यूँ ही 2 मिनट में याद हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसे बेटा याद करना पड़ेगा क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट का यही फार्मूला ही होता है, K इक्वल टू H प्लस A माइनस HA, ठीक। ये टूटा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। अब देखो KA यहाँ चला गया, A माइनस नीचे चला गया, H प्लस इक्वल, H प्लस को अलग कर दो और ये सब एक तरफ कर दो। तो देखो जब आपको पता है ये ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। ये नीचे आया, ठीक।
यहाँ ये हो गया, क्रॉस इनटू होता है ना बेटा, ऐसे तो होता है। तो ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ आया, H प्लस को अलग कर दिए, अब H प्लस को आगे कर दिए, ये पीछे हो गया। आपने पढ़ा था H एसिड है, A माइनस सॉल्ट है, तो अब इसको रखो एसिड, इसकी जगह पे एसिड, इसकी जगह पे सॉल्ट, क्योंकि आपने अज्यूम किया था पहले ही। ठीक, अब लगाते हैं नेगेटिव लॉग दोनों तरफ, तो नेगेटिव लॉग H प्लस आयन, नेगेटिव लॉग यहाँ, अब ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, तो नेगेटिव लॉग के एक साथ भी जाएगा एक बार, और नेगेटिव लॉग एसिड बेस के साथ भी जाएगा, नेगेटिव लॉग के माइनस नेगेटिव लॉग एस अपॉन प्लस बेस। अब नेगेटिव लॉग H प्लस को बोलते हैं, नेगेटिव लॉग को बोलते हैं PH, P, ठीक, PH और PKA रख दिए ना, नेगेटिव लॉग PKA को रखेंगे PK, नेगेटिव लॉग H प्लस को रखेंगे PH, रखे। अब यहाँ PH इक्वल टू PKA प्लस, देखो बेटा निगेटिव लॉग एसिड अपॉन बेस तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव लॉग के रख दिया। अब यही इक्वेशन को ध्यान से देखना, अभी ये अगर यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ठीक, या बोल दो ये इतना उठाकर आप यहाँ भेजोगे, तो जब इक्वल के इधर आता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है ना, तो अब ये इक्वल हो गया, यहाँ पर PH अलग हो गया ना, तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप कि ये हो जाए, और या फिर देखो जब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो आप ऐसे लिख देते, तब ये नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो ये सॉल्ट अपॉन एसिड इसका फॉर्मूला हो गया, कोई खास टफ नहीं था। अब ये देखिए बेटा, ये लेक्चर आप यहाँ से देख लीजिए, बाकी लेक्चर इसका मैं अच्छे से एक सेल्फ नोट्स अलग से बनाकर समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा टफेस्ट लगेगा भी, एकदम क्लियरिफाई मैं आपको दूसरे लेक्चर में दिखा रही हूँ। बाकी ये देख लीजिए, ये है बफर टोनिक सॉल्यूशन का, आपको मन करे यहाँ से लिखे, वरना जो मैं नोट्स अभी बनाकर आपको पढ़ाने जाऊँगी कुछ दिन 5 मिनट में वो होंगे। ठीक, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए बेटा, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टॉनिसिटी। ठीक, और यहाँ से इसके बाद से मेजर इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स को आपसे आगे पढ़ाऊँगी, बाकी उसके बारे में ब्रीफ में समझाने के बाद ही। तो फिर अब पढ़ाएंगे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो बफर आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टॉनिसिटी जिसकी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं फ्लूइड के, उसे बोलते हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड के बराबर हो, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसके बराबर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। वो सॉयल ना हो, उसकी टिश्यू कंस्ट्रक्शन ना करे, कॉन्ट्रैक्ट ना करे, सिकुड़े ना, ठीक, और ये जो होते हैं ना डिस्कम्फर्ट हो, और जो इसका पीएच जो होता है, जिसका मतलब सोल्यूशन जो हो 0.9% NaCl और आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। 0.9% से ज़्यादा होगा तो हाइपर, कम होगा तो हाइपो, और अगर सेम है तो आइसोटोनिक। ठीक, 0.9% NaCl सोल्यूशन। ठीक, अब आता है कि 3 टाइप का होता है, हाइपर, हाइपो एंड आइसो। हाइपोटोनिक जो होता है वो उसका लेस कंसंट्रेशन होता है सोल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से। ठीक, वहीं हाई, और इसके बारे में इसके बाद से सबको लिखा ही है, आपको कोई ज़्यादा हायर टॉपिक तो है ना कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल के, वो उतना बाहर नहीं होता। ठीक, ठीक, मतलब सेल के अंदर जो होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है सेल के बाहर की अपेक्षा। ठीक, और हाइपरटोनिक जो होता है उसका कंसंट्रेशन जो सेल होता है सोल्यूट का, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर में। ठीक है, अब आता है आइसोमोटिक आइसोटोनिक। 2 कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। आइसोमोटिक मतलब होता है सेम नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ 2 सोल्यूशन। जब किसी भी 2 सोल्यूशन का सोल्यूट का नंबर अमाउंट ज़्यादा सेम हो तो उसे बोलेंगे आइसोमोटिक। वहीं कंसंट्रेशन सोल्यूट का सेम हो तो उसको बोलेंगे ब्लड में, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। फ्लूइड तो ब्लड को ही तो बोलते हैं बेटा। उसके बाद से अब आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो बॉडी में, तो उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक,
अब कहते हैं मेथड टू डिटरमाइन आइसोटोनिसिटी। अब आइसोटोनिसिटी में सेम टोनिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन से मेथड होते हैं? पहले टोनिसिटी क्या होता है? टोनिसिटी कहते हैं कि इट्स इक्वल टू सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विच हैव कैपेसिटी टू एक्सर्ट एंड ऑस्मोटिक फोर्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो जब किसी भी चीज़ का सेम सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब सारे कंसंट्रेशन सॉल्यूट के जो होंगे उसको जोड़ोगे तो वो सेम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से, तो ऑस्मोटिक फोर्स के क्रॉस में, तो उसे बोलेंगे टोनिसिटी। और आइसोटोनिसिटी कहता है कि जो वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, आइसोटोनिसिटी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड्स करते हैं। और इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आता है फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर, यही सारी चीज़ें होती हैं। इसके दो मेथड होते हैं डिटरमाइन करने के, एक तो क्रायोस्कोपिक जिसको कॉलिगेटिव मेथड बोलते हैं या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, एक हीमोलाइटिक होता है। अब मैंने बोला था 0.9% से ज़्यादा होगा तो हाइपर होगा, उससे कम होगा तो हाइपो होगा। तो इसमें देखिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से सपोर्ट दिखाते हैं। अब इसमें कहता है कि NaCl जब ऐड करते हैं किसी भी, देखो वाटर के जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से जब मिलाते हैं तो वो डिक्रीज होता है। फिर यही ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट -52 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी फ्रीजिंग पॉइंट को वाटर के सॉल्यूशन जो बनाते हैं, सैंपल जो होता है एसिटोनिक, उसको मेजर करते हैं बॉडी की फ्लूइड से, ब्लड से, क्या वो इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर देता है कि नहीं देता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, यही सब चेक करते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड में। यही हीमोलाइटिक मेथड जो होता है वो ये RBC के लिए क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी को बताता है। इसको डेवलप कहते हैं हंटर ने टोनिसिटी को मेजर करने के लिए। इसमें एक सोल्यूशन लेते हैं, जो सोल्यूशन लेते हैं ये 0.9% NaCl का, उस सोल्यूशन में आप RBC को डालते हैं। अब RBC को जब डालते हैं तो सोल्यूट इससे डिज़ोल्व भी हो सकता है बेटा, और कभी कभी क्या होता है कि जो सोल्यूशन है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन से मूव करता है, ठीक, और कभी कभी हायर टू लोअर। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी है चीज़। तो जब लोअर से हायर होता है तभी तो होता है वो सॉल्वेंट मूव करता है। अब देखो जब इसके अंदर जाता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। जब इसके अंदर जा रहा है तो तीन चीज़ें होती, या फिर सिकुड़ देगा, या फिर इसके अंदर जाएगा तो ये फूल जाएगा, तो हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर ये सेम रहता है, ये सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं जाता, इक्वल सेम दोनों के प्रेशर से रहता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनता है। यही अगर इसमें से बाहर निकलने लगता है, ये लोअर टू हायर होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाता है। तो इसी को चेक करते हैं। अब RBC को सस्पेंड करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक, उसके बाद से इसके नेचर्स को चेक करते हैं। अब मेजर करना हो आइसोटोनिसिटी को तो 3 मेथड होता है, हीमोलाइटिक मेथड होते हैं, एक कैलकुलेट करते हैं लाइसो वैल्यूज के साथ, और एक होता है स्लाइटली टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। अब आता है मेथड करने के लिए एडजस्ट टोनिसिटी को, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एडजस्ट करने के लिए इसके मेथड्स होते हैं। तो आप देखेंगे कि 3 मेथड होते हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। जो कि क्लास फर्स्ट जो होता है बेटा वो क्रायोस्कोपिक मेथड होता है या NaCl इक्विवेलेंट मेथड होता है। क्लास सेकंड जो होता है वाइट विंसेंट मेथड होता है, ये स्पॉल मेथड होता है, और क्लास थर्ड लाइसो मेथड होता है। क्लास फर्स्ट जो होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए होते हैं, क्लास सेकंड हाइपरटोनिक के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें NaCl का परसेंटेज ज़्यादा होगा ना, मैंने बोलता हाइपरटोनिक क्या होता है तो पता ही है। फिर लाइसो मेथड जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है। यही NaCl के लिए ये फॉर्मूला यूज होंगे NaCl इक्विवेलेंट मेथड के लिए, और E = ये भी होता है। कुछ बुक्स में ये भी दिए, कुछ जगह ये दिए, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया था। क्रायोस्कोपिक मेथड के लिए आप ये यूज करते हैं,
कंटेंट बहुत सिंपल है, आप पढ़ेंगे यूँ ही 2 मिनट में याद हो जाएंगे। ज़्यादा टफ लैंग्वेज मैं यूज ही नहीं की हूँ। और क्लास सेकेंड जो कि हाइपरटोनिक का था, मैंने बताया था नहीं, यहाँ पर हाइपरटोनिक का है, तो उसमें आप वाइड वेरिएशन मेथड, स्पॉल्स मेथड देखेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। और फिर क्लास थर्ड का लाइसो मेथड। और यहाँ इसके आगे का लेक्चर आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।